हम कहाँ जाएंगे इसी ठंड में। बच्चे हैं, बूढ़े हैं यहाँ, और मजदूरा पार्टी है, खाना कमाने वाले हैं, सब रोज कमाना रोज खाना है यहाँ का। मस्जिदें आती हैं, मंदिर आते हैं मैम, ये सामुदायिक केंद्र आते हैं, 2 स्कूल आते हैं, वाटर टैंक आते हैं। अगर ये सब रेलवे में है तो मैम ये सब क्या है? फिर क्या सरकार भी गलती कर रही है? कैसे कैसे पेट काट काट के मकान बनाए हैं मुसलमानों को ही परेशान करने के लिए हैं, और किसी को नहीं। नोटिस जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से दे दिए। पता चला कि वो उस शख्स का तो जो है 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है। ये 50-60 हज़ार नहीं बल्कि ये 1 लाख से ज़्यादा की लोग जनता प्रभावित हो जाएगी, मुतासिर हो जाएंगे लोग। सबको परेशान कर रखा है। कैसे कैसे घर में अपना पेट काट काट के मकान बनाए हैं, क्यों बनाने दिए थे? 4500 घरों में मैम 50,000 से 60,000 की आबादी जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, रोड पर आ जाती है, जिसका मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कैमरा घुमाएं, जिसके तहत ये पक्के मकान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे मकान यहाँ से लेके ऊपर 1 किलोमीटर और यहाँ से लेके नीचे अगर आप मेरे जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दायरे में मकान है। हम लोग मौजूद हैं हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में। यहाँ पर तकरीबन 5,000 घरों को तोड़ने का, यहाँ पर एक एविक्शन ड्राइव करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। ये आदेश 20 दिसंबर को आया था। 10 दिसंबर तक की जो तारीख है, 10 जनवरी की जो तारीख है वो दी गई थी कि इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट किया जाए। यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा की जो घर हैं उनको नोटिस मिलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एक अनूठा नज़ारा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं इस पूरे इलाके की, वो अपने बच्चों के साथ, वो अपने परिवारों के साथ एकत्रित हो रही हैं, खुदा से दुआ मांग रही हैं कि उनके घरों से इतनी ठंड में, इतनी बर्बरता से उन्हें ना निकाला जाए। वो एकजुट हो रही हैं एक मैसेज देने के लिए, एक सिंबॉलिक पीसफुल गैदरिंग करके कि किस तरह से उनके घरों से उन्हें निकाला जा रहा है। वो घर जहां वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहे हैं, उन घरों को जहां पर जिस घर ने इस शहर को एक शहर बनाया है, वो मेहनत कश तबका जो लगातार मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपना घर तैयार करता है, वो घर उनसे छीन लिया जा रहा है। और वो क्यों छीन लिया जा रहा है ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक पूरा लीगल प्रकरण चल रहा है, एक पूरी लीगल टसल चल रही है, जिसकी वजह से रेलवे जो उत्तराखंड का रेलवे है वो क्लेम कर रहा है कि ये पूरा इलाका रेलवे के जो दायरा है उसके अंदर आता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर ये कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये काफ़ी पुराना लीगल मामला है जिसमें फ़िलहाल ये नया आदेश आया है, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट, ये गैदरिंग्स शुरू हुई हैं। 5 जनवरी को एक सुनवाई होगी और जिन भी लोगों को ये नोटिसेस दिए गए हैं, जिन परिवारों को यहाँ से निकालने की बात हो रही है, उन लोगों ने भी अपने पिटिशंस को फाइल किया है, अपनी शिकायतों को कोर्ट में दायर किया है, और वो भी ये लीगल लड़ाई पूर्ण रूप से लड़ रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि उन्हीं के घरों से उन्हें ना निकाला जाए। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हम कहाँ जाएंगे इसी ठंड में। बच्चे हैं, बूढ़े हैं यहाँ, और मजदूरा पार्टी है, खाना कमाने वाले हैं, सब रोज कमाना रोज खाना है यहाँ का। और यही है, सब गरीब पार्टी है, कोई मालदार नहीं है ताकि यहाँ से कोई कहीं पे भी घर ले सके। यहाँ पे यही है कि यहाँ से उजड़ गए तो ये सब वीरान हो जाएंगे। मतलब ये है, सब बीमार भी हैं इसमें, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पड़े हुए हैं, और जहाँ पे है सब ऐसी समझ लो बेकारी में ही है सब। ये अब बेरोजगारी इतनी है कि भूख से आदमी मर रहा है, उधर से ये रेलवे वाले मार रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा? इधर तो बेरोजगारी से मर रहा है, इधर भूख से मर रहा है, इधर जो है रेलवे वाले कानून मार दे रहा है। ये तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ हमारे 50-55 साल की उम्र में, आज तक हमारे ऐसा नहीं देखा हमने। लाइट भी था, पानी भी थी। आज ये सब रेलवे की है, ये नगर निगम की जमीन है, रेलवे की नहीं है। रेलवे की हद है, ये है रेलवे की जमीन जो है वो 45 फुट है इधर और 70 फुट उधर है, इससे ज्यादा है नहीं। कहाँ जाएंगे वो हैं? कैसे कैसे पेट काट काट के मकान बनाए हैं मुसलमानों को ही परेशान करने के लिए हैं, और किसी को नहीं। सबको परेशान कर रखा है। कैसे कैसे घर में अपना
पेट काट काट के मकान बनाए हैं, क्यों बनाने दिए थे? मस्जिदें आती हैं, मंदिर आते हैं मैम, ये सामुदायिक केंद्र आते हैं, 2 स्कूल आते हैं, वाटर टैंक आते हैं। अगर ये सब रेलवे में है तो मैम ये सब क्या है फिर? क्या सरकार भी गलती कर रही है मैम? और जिनके पास ये पेपर्स हैं वो कहाँ से लेकर आए, वो किन से लेकर आए, उनको कौन देगा जवाब? और मैम लोअर कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है उसमें अगली तारीखें पड़ी हुई हैं, तो मैम हाई कोर्ट डायरेक्ट फैसला दे देता है कि नहीं आप इनको 1 हफ्ते की नोटिस दीजिए और इनसे खाली करवा लीजिए, जबकि आप साक्ष्य के लिए और एविडेंस रखने का एक टाइम नहीं देते, एक डेट फिक्स नहीं करते, जबकि कोर्ट की प्रोसीडिंग ये कहती है कि उन्हें एक एविडेंस और साक्ष्य को प्रस्तुत करने की एक डेट दी जाती है। अच्छा मैम, जब लोअर कोर्ट में एक चीज़ चल रही है और आप उसे डायरेक्शन देने के बजाय सीधे फैसला दे देते हैं कि आप उनको सिर्फ 1 हफ्ते की नोटिस दीजिए और 4500 घरों को खाली करा दीजिए, जबकि इन्हीं 4500 घरों में मैम 50,000 से 60,000 की आबादी जो है वो बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, रोड पर आ जाती है, जिसका मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। मैम यहाँ पे स्थिति जो है समय काफ़ी नाजुक है, काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने आशियाने को बचाने में लगे हुए हैं। जो लोगों की पुस्तकों की कमाइयाँ हैं, जिसमें मतलब लोग 100 साल से, 125 साल से, कुछ 80 साल से, कुछ 90 साल से ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं। आज उनको अचानक से नोटिस दे दिया जाता है कि 7 दिन के अंदर क्यों आपको खाली कर रहा है और आपको जो है क्या कहते हैं यहाँ पर रेलवे की संपत्ति है। तो अचानक से मैं मैम आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि मैम ये अचानक से कैसे हो सकता है? ये जो मामला रेलवे का चल रहा है, ये पहले 2007 में शुरू हुआ। हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक मेंबर ने, जो यहाँ इलाहाबाद से आए हुए थे, उनका कहना था कि यहाँ से एक ट्रेन काठगोदाम से इलाहाबाद के लिए चले, लेकिन रेलवे ने कहा कि चूँकि ये यहाँ ट्रैक बन नहीं सकता, जगह कम है, इसलिए जो है और जो है ट्रेन चलाई नहीं जा सकती काठगोदाम टू इलाहाबाद। बीच में प्लीज डोंट क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ जो हाई कोर्ट बनने के बाद इलाहाबाद से बहुत से जो एडवोकेट्स थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो ताकि उनको सहूलत रहे। उस वक्त बात आई और ये कहा गया कि 29 एकड़ ज़मीन पर जो है वो रेलवे की जो 29 एकड़ ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट हुआ है। लिहाजा वो मैटर चला और उसके बाद वो मैटर सबसाइड हो गया। उसमें आगे कुछ ज़्यादा एक बार कार्रवाई होने के बाद उसमें फिर यहाँ एक डीएम थी भूपेंद्र कौर, वो उस इलाके को जहाँ वो 29 एकड़ की बात करती थी, वो उन्होंने कुछ वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया और ये कहा कि हाँ ये पूरा हो गया, लेकिन कुछ जो है फिर उसके बाद वहाँ बाकी लोग फिर वो बस गए वहाँ। अब पर्सन टू पर्सन नोटिस जो दिए गए वो अजीबोगरीब नोटिस हैं। नोटिस उन लोगों के बहुत से, मतलब एक बड़ी तादाद ऐसी है कि नोटिस जो लोग वहाँ ऑक्युपायर हैं उनको नोटिस ना दे करके नोटिस जो है वो एक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के हिसाब से दे दिए। पता चला कि वो उस शख्स का तो जो है 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, नोटिस उसके पास अब है, तो उस हिसाब से सब नोटिस जो है वो एक दे दिए गए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और वो फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वो नोटिस देने के बाद पीपी एक्ट में जो स्टेट ऑफिसर जो यहाँ आइजट नगर में हैं, जो वो चीफ इंजीनियर के स्टेटस के होते हैं, उनके यहाँ शुरू हुई। अब सेक्शन 4 का जहाँ तक सवाल है, सेक्शन 4 में सबसे पहली चीज़ जो सेक्शन 4 पीपी एक्ट का नोटिस होगा उसमें ये है कि ये स्टेट ऑफिसर ये एसरटेन करेगा कि वो ज़मीन स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है, और उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो सेटिस्फाई होने के बाद तब वो नोटिस देगा। तो ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये स्टेट की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। उनके पास नोटिस ही जो है बुनियादी तौर पर वो इलीगल नोटिस है। अभी हम जो लोग खड़े हैं इंदिरा नगर की, जहाँ से छोटी रोड शुरू होती है, हम वहाँ खड़े हैं और रेलवे ने जहाँ तक सीमांकन किया है, मैं आपको वो एरिया दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये सामने जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, इसको रेलवे ने अपनी ज़मीन बताया है, और आप इधर देखेंगे सब लोगों की पूरी सारी बिल्डिंगें जितनी भी है, सारी बिल्डिंगें रेलवे ने
अपनी ज़मीन में होना बताया है, जबकि सच्चाई ये है कि ये ज़मीन नजूल की ज़मीन है। नगर निगम और राज्य सरकार का स्वामित्व है इस ज़मीन का। कई सारे 150 लोगों ने सूचना के अधिकार कम से कम मांगे हैं, तो इन्होंने यही लिख करके दिया है कि ये ज़मीन नजूल की ज़मीन है, उत्तराखंड सरकार का स्वामित्व है और नगर निगम इसका संरक्षण करता है। ये तकरीबन 4,365 मकानों पर जो जबरन और जुल्मन हम लोगों के घर मकान, मस्जिद, मदरसे, स्कूल, कॉलेज और तमाम सुविधाओं से हमें वंचित करके और हमारे घर बस्ती उजाड़ने की बात कही जा रही है। इसके लिए जहां बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं, हाई कोर्ट से हमारे ख़िलाफ़ जजमेंट आया है और अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी भी कर चुके हैं। जैसे कि आज इत्तलात मिल रही है कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, इतने सारे घर, तकरीबन लोग 50-60 हज़ार बता रहे हैं। हम दोनों लोग यहाँ के इमाम हैं और हम दोनों ने यहाँ पर और बहुत सारे साथियों ने मेहनत की है। ये 50-60 हज़ार नहीं, बल्कि ये 1 लाख से ज़्यादा की लोग जनता प्रभावित हो जाएगी, मुतासिर हो जाएंगे लोग, और लोग अपने घर मकान को छोड़कर कहाँ ज़िंदगी बसर करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये हर तरीके से हम सब लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जहाँ आज आप हजरात आए हैं, खैर मकदम है आप हजरात का कि इस पूरी आवाज़ को और इस हल्द्वानी की जनता की आवाज़ को पूरे हिंदुस्तान में उठाया जाना चाहिए और हर वर्ग को और हर शख्स को मैदान में उतरकर हम लोगों का साथ देना चाहिए। अभी कुछ समय पहले इस जगह को रेलवे ने अपना बताया है केवल एक नक्शे के आधार पर। देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, तार्किक बात ही मैं यहाँ पर करूँगा, ना कि कोई जज्बाती वाली बात, क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को लेकर सरकार हो या न्यायालय हो वो अपना फैसला सुनाता है। 2007 से ये मुद्दा चला आ रहा है रेलवे का, जिस प्रकरण के अंदर लोग कहते हैं कि पहले 800 जो कि 6 एकड़ ज़मीन रेलवे अपनी बताता था 2007 में, उस क्षेत्र के अंदर 800 मकान इफेक्टेड हो रहे थे। लेकिन अभी 2017 के शुरुआत में एक नया रेलवे अपना सर्वे लेकर आया, एक नया नक्शा लेकर आया, जिसके तहत मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा कैमरा घुमाएं, जिसके तहत ये पक्के मकान हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे मकान यहाँ से लेके ऊपर 1 किलोमीटर और यहाँ से लेके नीचे अगर आप मेरे जाएंगे तो 1 किलोमीटर के दायरे में मकान है। एक थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है, जो हमारे पत्रकार बंधु आपसे पहले आए, शायद हो सकता है उन्होंने जानकर किया हो या अनजाने में हो गया हो, उन्होंने इन मकानों के बजाय जो अपना एक चेहरा मीडिया को दिखाया, वो दिखाया सिर्फ गफूर बस्ती जहाँ पर झोपड़ियाँ हैं। उन्होंने पक्के मकानों को बिल्कुल अपनी रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखाया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली रेलवे ने बोला था कि उनकी 29 एकड़ ज़मीन है, 29 एकड़ ज़मीन बताई थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा घपला किया कि अखबार में उन्होंने अभी जो रिसेंटली हाई कोर्ट से ऑर्डर आया उसके अंदर 78 एकड़ है, 78 एकड़, और रेलवे बोला था 29 एकड़, और कल पेपर में आया है 82.17 एकड़। ये लोगों को भड़का भी रहे हैं, लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। इन लोगों ने एक नक्शा पेश किया, तथाकथित नक्शा, जिसके बिहाफ पर ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी है, लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये ज़मीन इनकी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आरटीआई मैंने अपने नाम से और मेरे ये जो दोस्त खड़े हैं, हम लोगों ने एक आरटीआई रेलवे को लगाई थी, जिस आरटीआई का जवाब 800 पन्नों का आया, और उस जवाब का जो सॉल्यूशन हमने अपने वकील के थ्रू निकाला, तो उसका सॉल्यूशन ये आया कि रेलवे के पास कोई भी लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि ये ज़मीन रेलवे की है। उनके पास केवल एक नक्शा है जिस आधार पर इस ज़मीन को अपना बताया जा रहा है। लेकिन सरकार के 5 मूलभूत सुविधाएं देने के कर्तव्य हैं, जो है बिजली, सड़क, शिक्षा, पानी और घर। इससे सरकार पीछे नहीं हट सकती है। ये 5 मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकार का हक है देने का। लेकिन जब आप पहली मूलभूत सुविधा जो कि छत है, जो घर है, वही छीन लेंगे तो बाकी 4 मूलभूत सुविधा आप तो दे ही नहीं पाएंगे, उसका कोई आधार नहीं रह जाता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।